Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जेजी सेल्स रेगुलेट करती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, बट कुछ प्रेशर्स की वजह से जब फिल्ट्रेट बनता है तो वहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट प्रेशर्स इन्वॉल्व हैं, वो इन फेवर हैं या अगेंस्ट है, हम इनकी भी बातें करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को डिस्कस करते जा रहे हैं। तो जब फिल्ट्रेट बनता है तो फिल्ट्रेट को बनने में यहाँ पे 3 प्रेशर्स लगते हैं। तो फर्स्टली आई एम ड्रॉइंग Bowman's capsule along with the PCT. So this is Bowman's capsule. Along with the proximal convoluted tubule. Bowman's capsule जिसको होल्ड करके रखता है वो है glomerulus. So this is glomerulus. Along with afferent and efferent arteriole. So I have to mention here that this is afferent arteriole. This is afferent arteriole जहाँ से ब्लड आ रहा है, and this one is efferent arteriole. Efferent arteriole. अब यहाँ पे जो प्रेशर्स लगते हैं वो प्रेशर्स क्या होते हैं? These pressures are known as effective filtration pressure या filtration pressure और net filtration pressure. 3 टाइप के होते हैं। जब हम प्रेशर्स पढ़ते हैं तो ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी चीजें हैं, बट एक बार अगर समझ में आ जाएंगी तो कभी भी दिमाग से नहीं निकलेंगी। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल से जाता है और इफरेंट आर्टीरियोल से निकल जाता है बाहर और फिर ये बना लेता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब यहाँ पे पहला जो प्रेशर है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो किस कारण से है? एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल के डायामीटर में अंतर है। देयर इज डिफरेंस इन द डायामीटर ऑफ द एफरेंट एंड द इफरेंट आर्टीरियोल। या हम ये कह सकते हैं कि डायामीटर एफरेंट आर्टीरियोल का इफरेंट आर्टीरियोल से ज्यादा है। तो जब ब्लड यहाँ पे अंदर आएगा तो आने के लिए उसको जगह मिलेगी, फिर यहाँ पे एक कैपिलरी नेटवर्क बना लेगा तो रास्ता ब्लड का सकड़ा हो जाएगा और यहाँ पे इफरेंट आर्टीरियोल भी सकड़ा है तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, क्योंकि आने के लिए रास्ता तो है, जाने वाला रास्ता सकड़ा है। कभी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हिल स्टेशन पे क्या होता है, एक रोड है तो उस पर ट्रैफिक कैसे मैनेज होता है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी सामने से आ रही है, तो जो जाने का रास्ता है वो सकड़ा है। वहीं हम प्लेन्स पे गाड़ी चलाते हैं तो 6 लेन रोड है तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहाड़ी रास्तों पे रोड जो है वो 1 लेन रोड है, तो 1 लेन रोड में और 6 लेन रोड में बहुत डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे आने के लिए तो मान लो 6 लेन रोड है, जाने के लिए 1 लेन रोड है, तो सकड़ा हो गया रास्ता। तो सकड़ा होते ही प्रेशर जनरेट हो जाता है एंड दिस प्रेशर इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो व्हाट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? दिस प्रेशर इज जनरेटेड because of the difference in the diameter of the afferent and the efferent arteriole. इन दोनों के डायामीटर में अंतर है। अब जब ये अंतर है तो ये फिल्ट्रेशन कराएगा, प्रेशर जो है वो फिल्ट्रेशन के फेवर में लगाएगा और इस प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज
60 to 75 mm ऑफ Hg। इस प्रेशर की जो रेंज है दैट इज 60 to 75 mm ऑफ Hg। आई अगेन रिपीट, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों लगा? एफरेंट और ईफरेंट आर्टीरियल के डायामीटर में डिफरेंस की वजह से, और बीच में और भी यहाँ पे जाल बना हुआ है कैपिलरी का, तो प्रेशर लगेगा। तो जब प्रेशर लगेगा तो ये फिल्ट्रेशन को प्रमोट करेगा, इस तरीके से फिल्ट्रेशन को होने में मदद करेगा, यानी कि फिल्ट्रेशन फेवर प्रेशर है, ये बात ध्यान रखनी है। दिस प्रेशर इज फिल्ट्रेशन फेवर प्रेशर। नेक्स्ट जो प्रेशर है, नेक्स्ट प्रेशर इज blood colloidal osmotic pressure। blood colloidal osmotic pressure, हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स पढ़े थे जब हमने ब्लड कॉम्पोजिशन पढ़ा था, और उस इंपॉर्टेंट प्रोटीन में एक प्रोटीन हमने पढ़ा था एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज इंपॉर्टेंट। एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर का एड्सॉर्प्शन करवाता है, यानी कि हमारे ब्लड में अगर ये प्रोटीन है तो ये प्रोटीन क्या करेगा, ये पानी को पकड़ के रखेगा, पानी को बाहर नहीं निकलने देगा, इसीलिए हमारे ब्लड में वाटर का वॉल्यूम बना रहता है। तो यहाँ पे इस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण होता है? एल्ब्यूमिन के कारण। अब ये एल्ब्यूमिन कहाँ है वो समझना है। फिल्ट्रेट बन चुका है, यानी कि एक जो प्रेशर था उसने फेवर किया है फिल्ट्रेशन को, बट ये क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज क्यों करेगा? क्योंकि इन कैपिलरीज में जो ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट है, इस ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट है एल्ब्यूमिन, और ये एल्ब्यूमिन कहेगा कि मुझे पानी को नहीं भेजना है, पानी को पकड़ के रखना है, क्योंकि हमारे ब्लड में मैक्सिमम क्या है, हमारे ब्लड में मैक्सिमम है वाटर। तो दिस पर्टिकुलर प्रेशर अपोज फिल्ट्रेशन। तो जब ये अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को तो हम एरोज उल्टे बनाएंगे। ये एरोज ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एल्ब्यूमिन फिल्ट्रेशन को नहीं होने दे रहा है। तो इसमें एक सिंगल लाइन होती है लिखने के लिए, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं होती। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन लगा रहा है, और ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये प्रेजेंट है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, एंड ये अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को। इसकी जो रेंज है दैट इज 30 to 32 mm ऑफ Hg। इनके एब्रीवेशन भी हम लिख सकते हैं, दिस इज BCOP। इसका एब्रीवेशन है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका एब्रीवेशन है GHP। एंड द थर्ड प्रेशर इज कैप्सूलर। The third one is the capsular hydrostatic pressure। Capsular hydrostatic pressure abbreviation is CHP। एब्रीवेशन है इसका CHP। अब जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि हमारे नेफ्रॉन 1 मिनट में फिल्ट्रेट बना लेते हैं 125 ml सारे नेफ्रॉन, फिर वो कुछ मिनट्स के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। अब इस रेगुलर प्रोसेस में क्या होता है कि लगातार फिल्ट्रेट बनता रहता है और बन के बोमन्स कैप्सूल में इकट्ठा होता रहता है इसकी कैविटी में, क्योंकि तो कप जैसा स्ट्रक्चर है और ये फिल्ट्रेट को इकट्ठा करता रहता है। तो जो फिल्ट्रेट ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो नया फिल्ट्रेट नहीं बनने दे रहा, वो भी अपोज करेगा कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी सामान है, तुम और क्यों सामान भेज रहे हो। तो यहाँ पे कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन क्रिएट करता है? क्रिएट करता है फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट कहाँ पे प्रेजेंट है? बोमन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है। ये भी अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। तो यहाँ पे एरोज हम कैसे लगाएंगे?
ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे कि ये भी फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहा है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 10 to 18 mm ऑफ Hg। तो 3 तरीके के प्रेशर जो हैं वो फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों हैं तो ये अपोज कर रहे हैं तो ये मदद नहीं करेंगे। यहाँ पे जब ये प्रेशर्स अगर ऑपोजिट नहीं चलेंगे तो GHP भी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों जरूरी हैं। अब हम नेट फिल्ट्रेशन रेट कैसे निकालते हैं? तो नेट फिल्ट्रेशन रेट निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं GHP, दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को माइनस कर देते हैं BCOP एंड थर्ड वन इज CHP, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ पे तीनों प्रेशर हो गए। ऐसा माइनस क्यों किया है? ये फेवर कर रहा है, ये दोनों अपोज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये प्रेशर फेवरेबल है, ये जो है ये फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहे हैं। बट हम इन तीनों प्रेशर्स को साथ लेंगे तभी हम इफेक्टिव या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम रेंज ले लेते हैं, GHP की रेंज हम ले लेते हैं 60 mm ऑफ Hg। BCOP की हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 32। यहाँ पे हम 18 ले लेते हैं रेंज, 18 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे 60 माइनस 50 कितना आएगा? 10 mm ऑफ Hg। सो व्हाट इज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर? 10 mm ऑफ Hg। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन किस प्रेशर पे होता है? तो किस प्रेशर पे होता है? 10 mm ऑफ Hg। यहाँ पे जो रेंज है वो वेरिएबल है, इट मे बी 10 to 25, वे वेरी करता है क्योंकि ये जो जितने भी प्रेशर हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे प्रेशर थोड़े थोड़े वेरिएबल हैं तो ये रेंज भी वेरिएबल हो सकती है। इट इज़ बिटवीन 10 to 25। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट बन के इकट्ठा हो गया। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये 180 लीटर बना, इतने का हम क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है? नहीं होता। तो आगे का जो स्टेप है दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हम एक लाइन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द NCERT कि 99%, नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैव टू बी रीएब्जॉर्ब्ड। रीएब्जॉर्ब्ड होना ही चाहिए रीनल ट्यूब्यूल से। हम उसको एलिमिनेट कर ही नहीं सकते अपनी बॉडी से। बाई चांस हम उसको एलिमिनेट करना शुरू कर दे तो हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, आयरन डेफिशिएंट हो जाएगी, विटामिन जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो लॉस हो जाएंगे, वाटर लॉस हो जाएगा तो बॉडी में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ चुके हैं डिटेल में, ये है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन, जो भी चीज बनी है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। द ट्यूब्यूलर epithelial cell in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanism। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक्टिवली और पैसिवली हो रहा है। तो सबसे पहले ये रीअब्जॉर्प्शन बार बार आ रहा है, इसका मतलब समझ लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। हमारी बॉडी में जो नेफ्रॉन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये ऐसी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करवाते हैं। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि जो हमारा ब्लड है उसकी पीएच भी ये रेगुलेट करवाते हैं। तो ये एक जर्नल सा हमने बना लिया है टिब्यूल, किडनी टिब्यूल, या हम इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। इस नेफ्रॉन में हमें फिलहाल ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि इसका कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जर्नल हमने नेफ्रॉन बना लिया है। सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन समझे। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। इस नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? इस नेफ्रॉन के चारों तरफ पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट है इस तरीके से।
अब ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है वो पीसीटी और डीसीटी के सराउंड है, लूप ऑफ हेनले के सराउंड है वासा रेक्टा। अब रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन वो मैकेनिज्म है जिसमें ये जो टिब्यूल है ये चीजों को बाहर निकाल देता है। तो जो एरो टिब्यूल से बाहर निकलते हैं ये शो करते हैं रीएब्जॉर्प्शन को। तो हम यहाँ पे दो चीजें बनाते हैं। आई ड्रॉ हेयर टिब्यूल, ये मान लीजिए किडनी का टिब्यूल है, इसका हम कोई भी पार्ट, इन दोनों का कोई भी पार्ट ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ये टिब्यूल है, इसके पास ग्लूकोज था, इसने बाहर निकाल दिया, इसके पास अमाइनो एसिड था, इसने बाहर निकाल दिया, इसके पास सोडियम था, इसने बाहर निकाल दिया, अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। दिस इज रीएब्जॉर्प्शन। अब कोई भी सामान इसके पास से बाहर निकल के जाएगा कहाँ? ये सेल है बॉडी की, नॉर्मल सेल जैसे होती है, बट इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो इसके आसपास क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो कोई भी चीज निकल के पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगी और इंटरस्टिशियल स्पेस से ये चीजें चली जाएगी ब्लड में। तो ये सारा सामान कहाँ चला गया? ये सारा सामान इंटरस्टिशियल स्पेस से चला जाएगा ब्लड के अंदर। यानी कि इन सारी चीजों को क्या हो चुका है? रीएब्जॉर्प्शन, या इसको बोल सकते हैं टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारा जो फिल्ट्रेट था उसमें 99% रीएब्जॉर्प्शन हो गया है। यानी कि ब्लड से जो सामान बाहर निकला था दोबारा से ब्लड को दे दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ब्लड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी का। उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ब्लड का सामान निकाल के यूरिन में एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो ब्लड का वाटर आयनिक बैलेंस कभी भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी अगर मेंटेन नहीं हो पाएगी तो हमारी बॉडी की जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होने लगेंगे। जैसे नर्व इंपल्स कंडक्शन डिस्टर्ब होगा, मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन डिस्टर्ब होगा, तो ये सारी चीजें जो है मिसमैनेज हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे टिब्यूल जो सामान निकालता है वो निकल के पहले टिब्यूल्स के आसपास इकट्ठा हो जाता है और फिर इकट्ठा होके चला जाता है ब्लड में। डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। डायरेक्ट कांटेक्ट कभी भी नहीं होता। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसको मेडुलरी स्पेस भी बोलते हैं। ये मेडुलरी स्पेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो यहाँ पे हमने पढ़ा किस तरीके से टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब ये जो टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन है ये एक्टिवली भी हो सकता है, पैसिवली भी हो सकता है। अगर ये वाटर का हो रहा है तो सिंपल ऑस्मोसिस से या सिंपल डिफ्यूजन हम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आयंस या न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है एक्टिव, एनर्जी कंज्यूम करके ये ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। So here, segments of the nephron perform this either by active or passive mechanisms. For example, substances like glucose, amino acid, sodium. ये इंपॉर्टेंट लाइन आ चुकी है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम किस तरीके से जाते हैं? एक्टिवली जाते हैं। In the filtrate are reabsorbed actively, whereas the nitrogenous waste are एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पानी के साथ साथ कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी, या हम कह सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट भी किस तरीके से जाते हैं? ये जाते हैं पैसिवली, बिना एनर्जी के कंजम्पशन के। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई मार्क योर स्टार। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली। पानी का रीअब्जॉर्प्शन भी कैसे होता है? पैसिवली होता है इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। इनिशियल सेगमेंट का मतलब है जो नेफ्रॉन की इनिशियल सेगमेंट्स हैं, जो शुरू होने वाली जो सेगमेंट है, जैसे पीसीटी हो गई, उसके बाद में लूप ऑफ हेनले हो गया, तो इसमें वाटर जो है वो आराम से पास हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है पैसिवली। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो सेकेंड मैकेनिज्म है वो काम कर रहा है, एंड द सेकेंड मैकेनिज्म इज नोन एज रीअब्जॉर्प्शन। वी विल डिस्कस ट्यूबुलर सिक्रीशन इन द नेक्स्ट वीडियो।